हेलो एवरीवन। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विश यू दिस ईयर बी बेटर दैन द प्रीवियस ईयर। आशा करते हैं कि आगे आने वाला समय आपका और भी अच्छा हो और आप शिखर तक पहुँचें, सफलता आपके कदम चूमें। तो गाइज आज क्लास में आज पढ़ने वाले हैं द प्रियम्बल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं ताकि हमारा आज पहला दिन अच्छा हो। इससे आप ये कहा जाता है कि आपका अगर पहला दिन अच्छा होता है तो आने वाला दिन अच्छे होंगे। ठीक उसी तरह से कुछ कोशिश कर लिया जाए, कुछ पढ़ने की, कुछ सीखने की, कुछ जानने की। तो आज हम लोग लेंगे क्लास प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। ये जो क्लास हमारा होगा चैप्टर 5 होगा, यानी 4th चैप्टर तक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये प्रियम्बल के बारे में, यानी प्रस्तावना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। इसके पहले 4 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया शुरू का, और बहुत सारे चैप्टर्स पहले कवर कर लिया गया है। ये जो चैप्टर हमारा होगा ये प्रियम्बल पे होगा, एम लक्ष्मी गांधी जी की बुक से। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे प्रस्तावना क्यों रखी गई थी, क्या था, क्या संविधान बनने से पहले प्रस्तावना रखी गई थी या संविधान पूरा कंप्लीट हो गया तब उसको इनपुट किया गया था। तो सारे सवालों के जवाब हम लोग इसी वीडियो में देखने की कोशिश किया जाएगा। प्लस हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रियम्बल को पढ़ लिया जाए, याद कर लिया जाए, क्योंकि प्रियम्बल आपको याद रहना चाहिए बाय हार्ट। राइट, ओके। तो आगे चलने से पहले गाइज आप इससे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लस हो सकेगा तो दूसरों तक शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं, समझते हैं प्रियम्बल। सबसे पहले प्रियम्बल की प्रस्तावना देखते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। संविधान की प्रस्तावना इंग्लिश में इधर है और इधर हिंदी में है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए बाय हार्ट। राइट, सबसे पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों का करके, फिर देखते हैं। ऐसे हिंदी पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी प्रियम्बल। इसको आप एक, जैसे आपका राष्ट्रगान है ठीक उसी तरह से इसको भी आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो की वर्ड्स हैं आपको इनको ध्यान से देखना है। ठीक है, इंग्लिश का एक बार रिसाइट कर लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. राइट, तो ये रहा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। प्रियम्बल को क्यों रखा गया था, किस पर्पज़ से, कि आज हम लोग सारा चीज़ें देखेंगे। हमारे संविधान में जो प्रियम्बल रखा गया, हमारे देश का जो नेचर रहा है वो क्या है, वो नेचर हमारे देश का रहेगा। कॉन्स्टिट्यूट इंडिया को हमें बनाना है इनटू सॉवरेन, यानी संप्रभु बनाना है हमारे अपने देश को। सोशलिस्ट बनाना है, सेकुलर बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है और रिपब्लिक बनाना है। तो ये 5 तरीके के आपके क्या है, इसके नेचर हैं जो हमको बनाना है अपने देश को। राइट, इसके बाद हमें अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है, जस्टिस। कितने तरह की जस्टिस है, 3, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमें अपने देश को पहले 5 तरीके में, 5 फॉर्म्स में बनाना है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद यहाँ पे रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको हम 3 तरह की जस्टिस देंगे। कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक, उसके बाद हमें कुछ उन्हें लिबर्टीज़ देना है, जो भी सिटीजन्स रह रहे हैं। लिबर्टी में कौन कौन सी लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थाट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 तरीके की आपकी लिबर्टी हो गई।
3 तरीके की जस्टिस हो गई, याद रखना है, और 5 तरीके का आपका इसका नेचर है। ठीक है, नेचर कितना है? 5 है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इस तरह से आप याद कर पाएंगे। इक्वलिटी, हमें इक्वलिटी भी लानी है, किसकी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, बराबरी या समता लानी है। एंड टू प्रमोट देम ऑल, और सब में हमें प्रमोट करना है, यानी हर सिटीजन में प्रमोट करना है। क्या लाना है उनके अंदर? ऑल फ्रेटर्निटी, उनके अंदर भाईचारा लाना है। एश्योरिंग, ये विश्वास दिलाते हुए उनके डिग्निटी को बनाए रखना है ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और इससे क्या होगा? अगर हर व्यक्ति की हम डिग्निटी को ख्याल रखेंगे तो इससे हमारी यूनिटी बनी रहेगी, और यूनिटी बनी रहेगी तो हमारे देश की इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रियम्बल में कही गई है। अब मैं आपको बता दूं, प्रियम्बल जो हमारे संविधान में लाया गया था वो सबसे लास्ट में इनपुट किया गया था। क्यों? क्योंकि पूरा संविधान जब बन गया, बनाने के बाद फिर संविधान को जब हमने समझ लिया कि क्या क्या इसमें निचोड़ है, उस निचोड़ को हमने पहले प्रियम्बल में प्रीफेस के रूप में उस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने रख दिया हमने। ठीक है, पहले ही पेज पे, जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले पेज पे आप प्रीफेस पढ़ते हैं, तो प्रीफेस पढ़ने से आपको उसके बारे में, उसकी इंटरनल चीज़ों क्या रखा गया, वो सब चीज़ें एक आउटलाइन मिल जाती है। ठीक उसी तरह से हमारा संविधान भी है, इसको हम संविधान का जो प्रियम्बल है वो भी है। प्रियम्बल को पढ़ लेने से आपको उसके अंदर की सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखना है कि प्रियम्बल में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये चीज़ें संविधान में आप उसको क्लेम नहीं करा सकते हैं, यानी कोर्ट में क्लेम नहीं करा सकते हैं। राइट, कोर्ट में या गवर्नमेंट से इसको क्लेम नहीं करा सकते हैं। राइट, ओके, यानी कह सकते हैं कि ये नॉन जस्टिफिएबल है। ओके, ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रियम्बल में 5 तरीके के नेचर्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। राइट, और अपने सिटीजन्स को प्रियम्बल यानी संविधान देगा, क्या देगा? जस्टिस देगा, 3 तरीके की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इन सब चीज़ों को आप कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट में, कहीं न कहीं आप डीपीएसपी में, अगर आप, मैं बताऊँ आपको एक सिक्रेसी बताता हूँ पॉलिटी का। पॉलिटी में 2 चीज़ें आपको ध्यान समझनी है, 2 ही चीज़ें पूरी पॉलिटी हैं। एक है आपका फंडामेंटल राइट और दूसरा है डीपीएसपी, और बाकी कुछ भी नहीं संविधान में है। मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता रहा हूँ कि यही चीज़ें आपकी सब कुछ हैं। राइट, यानी हमारे सिटीजन्स के अधिकार और उन अधिकारों को पूरा करने के लिए कुछ दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स को, बस इतना ही आपको मेन चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें कुछ है वो नहीं। राइट, ओके। जस्टिस 3 तरह के मिला, लिबर्टी ऑफ थाट्स, हमें स्वतंत्रता किसकी है? विचारों की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। ये सारी चीज़ें कहाँ मिले आपको? ये मिलेगी आपकी फंडामेंटल राइट में। राइट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम, सब में क्या बढ़ाने रखना है? फ्रेटर्निटी, भाईचारा सब मिलाना, हर निवासी में, हर सिटीजन्स में इंडिया के सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए। और भाईचारा तभी होगा जब हम हर इंडिविजुअल की डिग्निटी का ख्याल रखेंगे, और जब हम इंडिविजुअल की डिग्निटी ख्याल रखेंगे तो हम यूनिटी भी बनाए रखेंगे, और यूनिटी बनेगी तो हमारा इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी, इससे हमारा देश भी इंटीग्रेट रहेगा। राइट, इस मकसद से इस प्रियम्बल को संविधान में पहले ही पुट किया गया है। ओके, ठीक है, चलते हैं कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं प्रियम्बल के बारे में। सबसे पहले दुनिया ने अमेरिका का संविधान जो है फर्स्ट में सबसे पहले प्रियम्बल से शुरू हुआ था, यानी हमने प्रियम्बल सबसे पहले देखा तो अमेरिका, यूएसए के संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल को इनपुट किया गया था। राइट, ठीक है, ओके। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्टिंग था और इसको मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कब? 13 दिसंबर 1946 को, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसे 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया। राइट, समझ में आया? यानी नेहरू जी ने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से इसे पेश किया था, बाद में ही जाकर प्रियम्बल बना है। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को याद रखना है डेट, और अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। राइट, एक चीज़ याद रखना है, इसमें प्रियम्बल को केवल एक ही बार, अभी तक केवल एक बार अमेंडमेंट इसका हुआ है, बाकी अमेंडमेंट नहीं हुआ। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, आपको याद रखना है, ओनली वंस, केवल एक ही बार इसका अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, 3 वर्ड्स वर एडेड। कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा,
इंटीग्रिटी, राइट, ठीक है, इंटीग्रिटी, अखंडता को जोड़ा गया, 3 शब्दों को जोड़ा गया था, राइट। प्रियम्बल, मैंने बताया आपको, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर, ये पावर नहीं देता, यानी ऐसा कोई सोर्स भी नहीं जो पावर दे किसको, लेजिस्लेचर को, और ना ही ये प्रोहिबिट करेगा पावर देने से। इसका मतलब न्यूट्रल कह सकते हैं आप, यानी ये संविधान में किसी भी या लेजिस्लेचर को, लोकसभा को, या कह सकते हैं कि विधानसभाओं को कोई पावर नहीं देता, या ना उनसे पावर छीनता है या रोकता है कि वो कुछ करें, कुछ कानून या पॉलिसीज बनाएं, राइट, ठीक है। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स, कोर्ट में ये जस्टिसेबल नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसके प्रोविज़न को कोई ले करके कोर्ट में चले जाएंगे तो कोर्ट में इसका एग्जाम्पल ले करके आप कोई चीज़ क्लेम नहीं करवा सकते हैं, राइट, ओके। इसलिए ये कोर्ट में नॉन जस्टिसेबल और नॉन इन्फोर्सेबल है, राइट। प्रियम्बल रिसेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए बाई एम हिदायतुल्लाह, यानी ये सेम उसी तरह जैसे अमेरिका का डिक्लेरेशन जो इंडिपेंडेंस का था, ठीक उसी तरह से उसी से ये रिसेंबल करता, उसी से मिलता जुलता भाग है, जिसको किसने पेश किया था, एम हिदायतुल्लाह साहब ने दिया था, राइट। इसका मतलब सेम जैसे आपका प्रियम्बल है उसी तरह से अमेरिका का भी कुछ प्रियम्बल यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए रहा होगा जो एम हिदायतुल्लाह साहब ने पेश किया था, राइट, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। अब कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं प्रियम्बल के बहुत इंपॉर्टेंट अवयव हैं जो उनको देखते हैं। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो सिद्धांत है उसका सोर्स कहाँ से लिया गया है। ये सोर्स दिया जाता है संविधान का, जो पूरा का सोर्स किस पे डिपेंड करता है, पीपुल्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि प्रियम्बल का या संविधान का जो सोर्स है कहाँ से है, पीपुल, लोगों से है, क्लियर है, ओके। फिर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी भारतीय राज्य का, भारत का जो नेचर है जो प्रियम्बल में दिया गया वो क्या होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए। मैंने आपको सॉवरेन पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक एंड रिपब्लिक गणतंत्र। ये 5 तरीके के आपके क्या हैं, नेचर हैं, यानी कि आपको इंडिया को बनाना, वी माने हम लोग इंडिया को बनाएंगे, ठीक है, इन 5 तरीके से ये चीज़ें दे करके, ओके। फिर ऑब्जेक्टिव संविधान का क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस देना, न्याय देना, जो हालांकि ये शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। जस्टिस हमने 3 तरह के देखा, 3 तरह की जस्टिस होती है, कौन कौन सी जस्टिस हमने देखा है अभी, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस हमने देखा है। ये जस्टिस कहाँ से लिया गया, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, राइट। फिर उसके बाद लिबर्टी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का यही है, लिबर्टी दिया जाएगा, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो ली गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं, फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से। तो अब आपको याद रखना है 2 चीज़ें, यानी संविधान में जो जस्टिस पुट की गई है वो रशियन रिवॉल्यूशन से, तीनों जस्टिस, और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द जो हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इसमें इनपुट किए गए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। आगे चलें। अब डेट कब अडॉप्ट किया गया था संविधान को, यानी प्रियम्बल को, आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को इसमें संविधान में अडॉप्ट कर दिया गया था, इसमें इसका मतलब इनपुट कर दिया गया था, ओके। इसी दिन संविधान भी आपका लागू हुआ है, समझ में आ गया, ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक, समझ में आ गया ना, ओके। आगे चला जाए फिर। अब कुछ कीवर्ड देख लेते हैं प्रियम्बल के, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, राइट। कीवर्ड्स में सबसे पहला आपका सॉवरेन है, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे हो गया है, तो सॉवरेन का आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ से। सॉवरेन का मतलब मैंने आपका संप्रभुता क्या कहता है, संप्रभुता का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कोई भी राज्य, कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, यानी किसी अलग दूसरे देश का डोमिनियन नहीं है। जैसे इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट बन गया, डोमिनियन नहीं बना, यानी अब हर डिसीजन एक्सटर्नल चाहे इंटरनल डिसीजन होगा वो खुद अपने से लेगा, किसी के फोर्स पर या किसी के डोमिनियन पे नहीं देगा, ठीक है। तो इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन कंट्री ऑफ एनी अदर कंट्री, राइट। तो ये हो गया आपका सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मैटर्स उसके ही हाथ में होगा, राइट। अब आपको याद रखना है, इसका मतलब ये भी होता है कि इंडिया चाहे तो किसी फॉरेन कंट्री को ससीड कर सकता है, यानी उसे अपने शामिल कर सकता है, या किसी अदर पार्ट को सीड कर सकता है, यानी किसी अदर पार्ट को भी दूसरे देश को दे सकता है या ले सकता है, एक्वायर भी कर सकता है, ये उसके पास खुद की पावर है, क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं,
सोशलिस्ट, समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद आपको याद रखना है कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी जो है, ये पूरा इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने राज्य को क्या बनाएंगे? वेलफेयर सोसाइटी बनाएंगे या वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। यानी इसका मतलब सीधे सीधे हम समाजवाद बनाएंगे, यानी हर किसी के लिए समान काम करेंगे, इसको बोलेंगे समाजवाद। ओके, ठीक है। अब याद रखना है आपको क्या चीज़ें इसका, हालांकि इसका इसमें है, देख लेते हैं इसी सोशलिस्ट को कि एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, अभी हमने ऊपर देखा इसी थ्रू ऐड हुआ था। कौन कौन? 3 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड इंटीग्रिटी, राइट। फिर प्लस सोशलिस्ट कनेक्ट आर इम्प्लिसिट इन द डीपीएसपी। आपको याद रखना है कि डीपीएसपी यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो डीपीएसपी है, इसका उद्देश्य ही क्या है? सोशलिस्ट कंट्री बनाना है, सोशलिस्ट स्टेट बनाना है, राइट। समझ में आ गया। फिर इंडियन सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि हमने कुछ विचार मार्क्स के अपने में अडॉप्ट किया है और कुछ विचार हमने गांधी के लिए, यानी कि दोनों लोगों के विचार हमने अपने संविधान के डीपीएसपी में इनपुट किया है, राइट। अब मार्क्सिज्म आपको समझना होगा, मार्क्सिज्म का उद्देश्य क्या था। जैसे उस समय रिवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कह सकते हैं, उस टाइम पे मार्क्सिज्म में 1818 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्हीं के समय में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होती है और जिसे ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज में जो प्रोलेटरिएट वर्ग है, प्रोलेटरिएट क्लास है, यानी सर्वहारा वर्ग है, वो एक्सप्लॉइट होता है किससे? ब्यूरोक्रेट से, या कह सकते हैं कि बुर्जुआ वर्ग से। जो अमीर वर्ग है वो, या इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, वो लोग जो प्रोलेटरिएट हैं, सर्वहारा वर्ग के हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा मार्क्सिज्म ला दिया। हालांकि मार्क्सिज्म हमारे इंडिया में पूर्ण रूप से नहीं है। मार्क्सिज्म का उद्देश्य ये था, इनडायरेक्टली समझ लीजिए, कि राज्य में जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों का पैसा छीन करके या किसी तरीके से वो गरीब में बांट देना, राइट। ये थोड़ा बहुत इस चीज़ से रिलेटेड था मार्क्सिज्म। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों का मिक्सचर फार्मूला हमने अडॉप्ट किया है, राइट। ओके, वो हमारा सोशलिज्म है, ठीक है। तो हमारे यहाँ समझेंगे हम इंडियन सोशलिज्म, ये डोमेस्टिक सोशलिज्म क्या है? एडॉप्टेड जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल किया गया है, इसका मतलब आपको याद रखना है। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में हमने देखा था, जब इकोनॉमिक पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारे कंट्री जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब कुछ जो रिसोर्स का ओनरशिप होगा प्राइवेट पर्सन के पास होगा और कुछ होगा पब्लिक के पास, यानी सरकार के पास। गवर्नमेंट कुछ होल्ड करेगी, कुछ प्राइवेट पर्सनालिटीज़ होल्ड करेंगे, ठीक है। दोनों मिल के इंडिया का डेवलपमेंट करेंगे, यानी रिसोर्सेज का जो बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दो लोगों के बीच में होगा। इसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, राइट। ओके, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। इसको हमने क्या कह दिया? सोशलिज्म। इससे क्या होगा? सोशलिज्म से कि हमारा देश, हमारा राज्य जो होगा वो एक वेलफेयर स्टेट बनेगा, कल्याणकारी राज्य बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, क्रिया जो है कीवर्ड सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका अमेंडमेंट हुआ भाई साहब। यानी इसके पहले हिंदी में अगर देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष था, फिर बाद में हो गया पंथ निरपेक्ष। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में सेकुलर वर्ड है क्या। इस पर हमेशा कंट्रोवर्सी होती रहती है। पहले जो दिया गया था सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, उसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट किसी धर्म के नाम पे या किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है। यानी एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स था, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट था। फिर उसके बाद देखा गया कि पंथ केवल धर्म ही नहीं, यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन, क्रिश्चियन, ये एक मेजरली कुछ आपके धर्म हैं। लेकिन बात ये आ गया कि फिर पंथ जोड़ दिया गया इसको, यानी पंथ का मतलब होगा छोटी मोटी कम्युनिटीज़ में भी कुछ लोग, जैसे पंथ खालसा पंथ हो गया, कुछ अलग पंथ हो जाते हैं, बहुत से छोटे पंथ इसमें उभर रहे हैं, ठीक है। मतलब कम्युनिटी एक तरह से कुछ अलग एक विचारधारा है, उससे लेके अपना उन्होंने अपना एक धर्म, एक विचारधारा बना दिया, कम्युनिटी बना दिया। तो वो लोग कहते हैं भाई हम तो किसी धर्म से बिलोंग करते नहीं हैं, तो हमको आप सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट से कहते हैं ये। लेकिन गवर्नमेंट कहती नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बाद में इसको इम्प्रूव करके धर्मनिरपेक्ष से क्या कर दिया गया? पंथ निरपेक्ष, सो दैट ताकि आने जो पंथ वाले भी लोग भी हैं उनको भी गवर्नमेंट हेल्प ना करे, यानी न्यूट्रल रहे। अगर वो हिंदू को नहीं हेल्प कर रही है मंदिर बनाने में, तो वो किसी मुस्लिम की भी मस्जिद बनाने में हेल्प नहीं करेगी, ना ही किसी चर्च में हेल्प करेगी। यानी किसी तरीके से किसी
जाति को या धर्म को, किसी धर्म को या पंथ को हेल्प नहीं देगी, ठीक है, उनसे न्यूट्रल रहेगी। समझ में आ गया? ओके। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो 29-30 आर्टिकल, या हम कह सकते हैं कि जब इसमें 29-30 आर्टिकल में भी आपको आता है कि आपको अपना कल्चरल या अपना धर्म के नाम पे कोई स्कूल, कॉलेज, चर्च कुछ भी आप खोल सकते हैं, इसके लिए फ्रीडम है आपके पास, लेकिन गवर्नमेंट उसमें आपकी हेल्प नहीं करेगी, राइट। यही बात कही गई सेकुलरिज्म में। तो हमारा देश क्या सेकुलरिज्म है, यानी हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं भले ही कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू के लिए पैसे दे रहे हैं, राइट, CFI से, या गवर्नमेंट पैसे दे रही, नहीं, किसी को नहीं दे सकते हम, राइट। सबको इक्वल नज़र से देखेंगे। समझ में आ गया? ओके। जैसे हम देखेंगे कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, तो वहाँ पे कुछ ऐसे रिलीजन हैं जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ठीक है, उनके लिए चर्च बनवाएगी या उनके लिए कुछ मस्जिद या मंदिर बनवा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, राइट। ओके। जैसे कुछ मुस्लिम्स कंट्री हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है, जो मुस्लिम बाहुल्य हैं या कह सकते हैं जो मुस्लिम कंट्रीज ही हैं तो अपना प्रमोट करेंगे, उनको प्रमोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ फ़िलहाल ऐसा अभी तक नहीं है, ना ही फ्यूचर में अभी होने वाला है, ठीक है। संविधान ने इसको बाइंड करके रखा हुआ है, राइट। समझ में आ गया? ओके, ठीक है, ओके। अब देखना आपको है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक ये जो आर्टिकल हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म, किसी भी धर्म को मानने का, पूजा करने का, एडॉप्ट करने का, या किसी धर्म को न मानने का या एडॉप्ट कर लेने का, ये जो सारे अधिकार दिए गए हैं आपके 25 से लेकर 28 तक हैं। यानी आपको, यानी हमको, सिटीजन्स को अधिकार है, ठीक, हम किसी धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन स्टेट यानी कंट्री आपके प्रचार के लिए आपको प्रमोट नहीं करेगा, आपको हेल्प नहीं देगा, राइट। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना है आपको है कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, इंडिया में एक्चुअली जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये किसी की सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, इक्वल सपोर्ट सबको करेगा। यानी अगर मान लीजिए कुछ सपोर्ट कर रहा है हिंदू को, तो उतना ही सपोर्ट मुस्लिम को भी करेगा, उतना ही बुद्ध को करेगा, उतना ही आपको क्रिश्चियन को करेगा, उतना ही आपको जैन को करेगा, उतना ही आपको और अदर कम्युनिटीज को करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कहा गया कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है इट इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? यानी बराबर, अगर करेगा तो सबको बराबर करेगा, अगर नहीं करेगा तो किसी को नहीं करेगा, इसलिए कहते हैं इसको पॉजिटिव है ये। ओके, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनाए जा सकते हैं। अब आपको एक आइडिया मिल रहा होगा प्रियम्बल में जो चीज़ें कही गई हैं, कहीं न कहीं आपके आगे फ्यूचर में जो हम पढ़ेंगे अभी संविधान या बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आता है कि प्रियम्बल उसी से लिया गया, वहीं से चीज़ें इसमें इनपुट हैं सब कुछ। इसीलिए जब पूरा संविधान बना दिया गया, बनाने के जब संविधान ने एडॉप्ट किया पूरा, तो लास्ट में जाकर के हमने एक निचोड़ निकाला कि प्रियम्बल जो पूरे संविधान का एक निचोड़ है वो आपको सबसे पहले रखा जाए, ताकि कोई अगर पढ़े प्रियम्बल को ढंग से, एक एक वर्डों को एक्सप्लेन करके, समझ करके, कोरिलेट करके, तो पूरे संविधान का एक आउटलाइन, एक अंडरस्टैंडिंग उससे बन जाए, राइट। ओके, ठीक है। अगले शब्द चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र। अब डेमोक्रेसी वर्ड को आपको याद रखना है। डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया, प्रजातंत्र इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सबसे सुप्रीम जो पावर है, चाहे प्रेसिडेंट है, ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट है या चाहे PM है, ये बाय पब्लिक चुने जाएंगे, पब्लिक के द्वारा चुने जाएंगे। यानी हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इलेक्टेड बाय पीपुल। जैसे PM होता है, हेड है कंट्री का, एक्सिक्यूटिव हेड यही है, नॉमिनल हेड आपका प्रेसिडेंट है, तो एक्सिक्यूटिव जो हेड है वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रजातंत्र। यानी किसी भी तबके का व्यक्ति, गरीब तबके का, ट्राइब्स का, SC ST या किसी भी ट्राइब्स का व्यक्ति, वो जाके बड़ी सी बड़ी पोस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, हेड ऑफ कंट्री होगी पोस्ट, उसको वो ग्रैब कर सकता है, राइट। इसीलिए इसको बोला गया है डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्लियर। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने एक ऐसे देश को, जैसे ब्रिटेन हमारे यहाँ शासन किया था, तो हमने ब्रिटेन का सिस्टम नहीं लिया कि ब्रिटेन में राजा का लड़का ही कंट्री का राजा बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है कि पब्लिक जिसको चुन ले, पब्लिक जिसको वोट दे दे, पब्लिक की जो भी मेजोरिटी रहे वो जिसको वोट दे दे, वो व्यक्ति अपने देश का, इंडिया का PM या प्रेसिडेंट बनेगा, राइट। समझ में आ गया? हेड जो होगा वो कंट्री वही बनेगा। ओके, अब याद रखना आपको, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ठीक है,
पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी ये जस्टिस जो थे उस तरह की डेमोक्रेसी है कि आप किसी भी तरीके से आप आकर के इंडिया के बड़े से बड़े पोस्ट पे आप बन सकते हैं। याद रखना है, बस सिटीजनशिप आपके पास होने चाहिए। इवन अगर आप इंग्लैंड के हैं, ब्रिटेन के हैं, या कह सकते हैं अमेरिका के हैं, किसी भी देश के अगर आप हैं, आपके पास अगर सिटीजनशिप इंडिया की है, इंडिया में इंडिया के निवासी हैं, सिटीजन हैं, तो आप इंडिया के पोस्ट पे बन सकते हैं। पीएम, प्रेसिडेंट, कोई भी पोस्ट पे आप बन सकते हैं, ठीक है, जो हेड पोस्ट है उन पर बन सकते हैं, राइट, ओके, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और याद रखना है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे इंडिया का चुनाव होता है जनरल इलेक्शन, इसको आप बोलते हैं लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव होता है बाई पीपुल, पब्लिक के द्वारा इनका चुनाव होता है, राइट। अब इसी लोकसभा के चुनाव से एक चुना जाता है पीएम, जो पूरे राज्य को, जो पूरे कंट्री को चलाता है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। क्लियर हो गया। यानी पब्लिक जिसको चुनी, एमपी को, एमपी और बाकी सारे एमपी मिल करके उस एमपी को पीएम चुन लेते हैं, तो वो बनता है व्यक्ति आपका पीएम, यानी हेड ऑफ कंट्री बनेगा, राइट। समझ में आएगा। तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। अब ही इज़ द एग्जीक्यूटिव, जो पीएम होता है एग्जीक्यूटिव हेड होता है। आपको मैंने बताया कि पीएम इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड और प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल हेड होता है, राइट, ओके। सारी पावर उसके अंदर होती है पीएम के अंदर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प करता है, उस मिनिस्टर्स हेल्प करता है पीएम को, और पीएम फिर लास्ट में सारे डिसीजंस पीएम लेता है, चाहे इंटरनल पॉलिसी को, पॉलिसी बनाने का हो या एक्शन करने का हो, सारी चीज़ों का पॉलिसीज वो एक्शन लेगा, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको कुछ मैनिफेस्टेशन आपको बताता हूँ इंडिया के डेमोक्रेसी का। अब सबसे पहला चीज़ है, इंडिया में एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्शन होता है। व्हाट इज़ एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि जिस किसी भी सिटीजन का, जिस किसी भी रेसिडेंट का, जो सिटीजन इंडिया का है, उसकी 18 ईयर्स एज हो गई, अगर 18 ईयर्स हो गई, कंप्लीट हो गया, तो ही कैन वोट पीएम। इवन पीएम को भी वो वोट दे सकता है, राइट, समझ में आ गया। इसीलिए इसको बड़ा हमने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। 18 साल जो एज हो गई वो वोटिंग राइट होती है, ओके। फिर हमारे इंडिया में क्या है, पीरियडिक इलेक्शन है। अब इसी पे बात चल रही है, मेंस के लिए एक टॉपिक आपको बन जाता है कि हम एक साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने की बात कर रहे हैं। साइमल्टेनियस का मतलब ये हो गया कि एक साथ सब हम इलेक्शन करा दें। क्यों हम बार बार हर स्टेट का, राज्य का अलग अलग करवाते हैं, सेंटर का अलग हो गया। इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे खर्चे लगते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हर साल आपको या हर महीने कहें तो हर महीने कहीं न कहीं एग्ज़ाम, मतलब इलेक्शन होता रहता है, राइट, ओके। इनका एग्ज़ाम ही है, राइट, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो पीरियडिक इलेक्शन होते हैं। रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन। इसका मतलब हमारे देश में जो कुछ भी होता है सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होता है, संविधान के अकॉर्डिंग होता है। नथिंग इज अबव लॉ, ये कहा गया, नथिंग इज अबव लॉ, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी हर चीज़ होगा संविधान के कानून के अंदर ही रह करके होगा, राइट, ओके। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने जब देखा था रिसोर्सेज और प्लस हमने जब इम्पोर्टेंट फीचर्स देख रहे थे संविधान के, तो उसमें पढ़ा था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशियल जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, किससे, एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से, यानी विधायिका और कार्यपालिका दोनों से क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है, उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल आपका 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है आपका राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सिटीजन का कोई भी किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जाति के नाम पे, सेक्स के नाम पे, राइट, रेस, कलर एक्सेट्रा, इन सब पे आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें नहीं हमारे इंडिया में है, ओके, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे, ओके। अब डेमोक्रेसी के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या कुछ मेथड हम कह सकते हैं जो हमारे इंडिया में या और बाकी जो देश हैं उनमें ये सब यूज होता है। जैसे रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम आपका यूएसए में होता है, ठीक है, यूएसए में होता है। और जब हम इंडिया में भी जब हम इंटीग्रेट सभी राज्यों को कर रहे थे, जैसे जूनागढ़ था, 3 राज्य थे जो आप शामिल नहीं होना चाह रहे थे। एक था आपका हैदराबाद, ठीक है,
फिर दूसरा था जूनागढ़ गुजरात वाला, और फिर जम्मू कश्मीर। तो हमने इनमें से कुछ लोगों को रेफरेंडम के थ्रू यानी समझौता करवा करके अपने देश में इंक्लूड किया, शामिल किया, राइट। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहाँ पर रेफरेंडम के थ्रू वहाँ पे डेमोक्रेसी चलता है। तो रेफरेंडम का मतलब था समझौता यानी जनमत संग्रह इसको बोलते हैं, यानी प्रोसीजर वेयर बाई अ प्रपोजल लेजिस्लेशन इज referred to the electorate for the settlement of their direct vote, very important। यानी रिफरेंडम करके समझौता करके हम किसी भी देश किसी भी व्यक्ति को, जैसे यूएसए में क्या था, देखिए यूएसए में था पहले सेंटर था, ठीक है, पहले सेंटर था, सेंटर के नीचे सारे स्टेट्स थे, ठीक है, उसके नीचे सारे स्टेट्स थे। तो यूएसए में स्टेट पहले से स्वतंत्र थे, पहले से इंडिपेंडेंट थे। बाद में यूनियन ने बोला कि आप लोग हमसे शामिल हो जाए, कुछ न कुछ एग्रीमेंट पे, कुछ न कुछ रेफरेंडम पे ये सारे स्टेट उससे जुड़े हुए हैं। तब बन गया क्या आपका यूएसए, यानी यूनाइटेड बन गया। यूनाइटेड मतलब एकीकृत करके, यूनाइट करके उनको बनाया गया था, इसलिए बोला जाता है यूएसए है वो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि किसी न किसी रेफरेंडम पे, किसी न किसी कंप्रोमिजन पे या कंप्रोमाइज़ पे जुड़े हुए हैं यूनाइटेड से, राइट। ओके, ये सब एक वर्ड है, जनमत संग्रह के फॉर्म है, अलग अलग देश अपना यूज करते हैं। इनिशिएटिव का भी मतलब वही था, ऐसा मेथड है जिसपे द पीपुल कैन प्रपोज अ बिल, जिसपे आदमी यानी कि जो लोग पब्लिक है वो बिल पे प्रपोजल दे सके लेजिस्लेचर में, राइट, इनेक्टमेंट के लिए। यानी कि जैसे हम लोकसभा में, राज्यसभा में पब्लिक के द्वारा जो वोट दिए गए, हम जिनको हम वोट दिए एमपी को, एमएलए को, राइट, वो लोग क्या करते हैं, अपने मत को देते हैं किसी बिल को पास करवाने में। अगर बिल उनके लायक नहीं है, उनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो बिल को लैप्स करवा देते हैं, यानी बिल को पास नहीं होने देते हैं। तो ये सारे सिस्टम क्या हैं आपके, यानी कह सकते हैं कि बाई पीपुल जो चुने गए हैं वो लोग बिल को पास होने में या बिल को लैप्स कराने में या बिल को ख़त्म करने में उनका रोल होता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट रिकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडिया भी यूज करता है फिलहाल। रिकॉल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसपे वोटर्स यानी जो वोट देते हैं कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो पीएम है या प्रेसिडेंट है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो नेता है उसको अपने वोट के थ्रू उनको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, राइट, समझ में आ गया। यानी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पीएम का टर्म कितने 5 साल के लिए है, 5 ईयर्स के लिए है, ठीक है, पीएम का टर्म। तो 5 ईयर्स के पहले भी इनको हटाया जा सकेगा। कैसे? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी पब्लिक अगर इनको चाह दे तो इनको इनके टर्म से पहले इसको हटा सकती है, चाहे पीएम हो, प्रेसिडेंट हो या कोई भी पोस्ट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी पोस्ट हो तो उनको हटाया जा सकता है। क्लियर? इसको बोला गया रिकॉल, समझ में आ गया। रिकॉल मतलब पुनः बुलाना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट प्लेबिसाइट का मतलब ये होता है जनमत संग्रह। इसका क्या मेथड है? ये ऐसा मेथड है जिसमें ओपिनियन मांगा जाता है, ठीक है, एक ऐसा ओपिनियन मांगने का, यानी कि जैसे आपका इधर सब कुछ था, ठीक उसी तरह से ओपिनियन मांगने का एक तरह से आपका एक तरीका है, एक मेथड है। इंडियाज ऑफ पीपुल ऑन एनी इशू ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इंडिया के लोगों से, अगर इंडिया की बात कर रहा है तो इंडिया के लोगों से, इंडिया के जनता से किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस पे अगर कोई बिल बन रहा है तो उस पर उनका जनमत यानी उनका जो डिसीजन है वो मांगा जा सकता है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली में हुआ क्या, प्लेबिसाइट का मतलब इतना समझना है आपको कि जब कोई पॉलिसीज बनेगी, कोई नीति बनेगी, कानून बनेगा, तो उसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस की कोई अगर मैटर है तो उस पब्लिक से जिसके मैटर में जिसके चीज़ों के लिए बनाया जा रहा है उनके लिए पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर होने की वजह से उनसे डिसीजन मांगा जाएगा, पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैटर हो गया आपका फंडामेंटल राइट से हो गया, राइट, तो उसमें या डीपीएसपी से हो गया, किसी तरह का जब पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो उससे पब्लिक से डिसीजन लेना कंपलसरी हो जाता है, इसे बोलते हैं प्लेबिसाइट, राइट। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका रिपब्लिक यानी गणतंत्र। अब आपको याद रखना गणतंत्र का मतलब होता क्या है। इसमें 2 शब्द आपको देखना है, इसमें 2 कैटेगरी होती है। एक होती है मोनार्की जो ब्रिटेन में है, ठीक है, मोनार्की मतलब राजा, मोनार्क राजा सिस्टम है, किंग सिस्टम है, एंड दूसरा रिपब्लिक सिस्टम जो यूएसए में है और इंडिया में भी है, ठीक है। याद रखना है, समझना है कि जो ब्रिटेन का सिस्टम है मोनार्की, उसमें जो मेन हेड होगा कंट्री का वो राजा होगा, किंग होगा, यानी किंग की वो उसकी हेरिडिटरी सिस्टम है वहाँ पे।
कहाँ पर, ब्रिटेन में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के जो पीएम मोदी जी हैं ये किसी भी हेरिडिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, राइट, ओके। ये किसी छोटी सी कम्युनिटी से भी, छोटी सी कहीं से भी एरिया से आकर के, किसी भी क्लास के वर्ग के से आकर के को पीएम बनाया जा सकता है, राइट। तो ये सिस्टम आपका यूएसए में भी है और आपका इंडिया में भी। तो इंडिया भी रिपब्लिक कंट्री है, यूएसए भी आपका रिपब्लिक कंट्री है। इंडियन रिपब्लिक का मतलब क्या है, हेड ऑफ स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट कैसा चुना जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है पीपुल में बसी हुई है, बस इतना ही आपको याद रखना है। रिपब्लिक का मतलब जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, वो लोगों के अंदर है, लोगों के अंदर निहित है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, इसमें किसी स्पेशल क्लास का कोई प्रिविलेज क्लास जो है उसकी स्पेशल क्लास या प्रिविलेज क्लास की कोई चीज़ें नहीं दी जाएंगी, ठीक है, यानी किसी भी स्पेशल क्लास को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, बल्कि एंड ऑल पब्लिक ऑफिसर्स ओपन, बल्कि दूसरी चीज़, जो पब्लिक ऑफिसेज हैं यानी सरकारी जो ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, वो सबके लिए ओपन रहेंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से। समझ में आ गया। पहला पॉइंट याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी प्रिविलेज क्लास के अंदर जो अमीर वर्ग का है, जो बहुत ज़्यादा अपर क्लास का है, उसको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई भी अलग से प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। प्लस कोई भी हो, जनता चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, सबके लिए पब्लिक के ऑफिस खुले हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम में कोई गरीब है अमीर है इससे कोई मतलब मैटर नहीं करता, आप एग्ज़ाम पब्लिक सर्विस के लिए दे सकते हैं, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, या जो भी पब्लिक सर्विस जॉब है उसके लिए आपके दरवाजे खुले हुए हैं, राइट, ओके। समझ में आ गया। अब आपको याद रखना है ऐसे आर्टिकल 54 और 55, ठीक है। 54-55 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से होता रिलेटेड है, तो ये आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक पावर है, ओके, समझ में आ गया। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, रिपब्लिक जो वर्ड लिया गया है, ये जो रिपब्लिक वर्ड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये प्रेम्बल का एक ऐसा शब्द है जो हमारे देश के सिस्टम को भी बताता है। यानी हमारा देश जो है एक रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक हमने देख ही लिया। रिपब्लिक ऐसा देश है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है, और जो पावर है वो किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं दी जा रही, यानी सबके लिए ये देश का पब्लिक जो ऑफिस है वो सारी ओपन है, राइट, ओके। और जो पावर है आपकी, सिंपल सी बात है, पीपल में निहित है, राइट, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्टिस हमने देखा था भाई, 3 तरह की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 3 तरह की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब जस्टिस शब्द जो लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया, हमने अभी देखा है, ठीक है। इसमें 3 तरह की जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस है, ओके। अब सोशल जस्टिस हम समझते हैं पहले। सोशल जस्टिस का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, यानी इंडिया में बसने वाले सभी सिटीजन्स को जो ट्रीटमेंट मिलेगा, व्यवहार जो होगा कंट्री का, वो इक्वल होगा सबके लिए, राइट, बिना किसी भी सोशल डिस्टिंक्शन से या बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से। चाहे डिस्क्रिमिनेशन किसका हो, कास्ट के नाम पे हो, कलर के नाम पे हो, रेस के नाम पे हो, या रिलीजन या सेक्स के नाम पे हो, इन सब बेस पे या किसी भी इसके अलावा और कोई भी अगर बेस है, उन सब पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, राइट। जैसे अगर हम देखा जाए तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी, तो इसमें हमने देखा है कुछ बहुत सब पहले से चीज़ें चली आ रही हैं कि जनरल कैटेगरी है, फिर ओबीसी, ये क्लास, ये हायरकी है आपका, ठीक है। तो जो सबसे लोअर क्लास के लोग होते हैं, यानी जो डाउन टोटन होते हैं, वो ज़्यादा सताए जाते हैं। तो इस नाम पे आपको उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये आपकी जस्टिस, यानी सबको न्याय मिलेगा, एक समान न्याय सबको मिलेगा, ये बोला गया सोशल जस्टिस। यानी अगर मान लीजिए, समझिए, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, जैसे मान लीजिए पंडित जी होते हैं तो हम उनको बोलते हैं पंडित जी, ठीक है। बाबू साहब उनको हम बाबू साहब लगाते हैं। लेकिन अगर एक एससी क्लास का लड़का है या कोई व्यक्ति है तो उसको हम चमारा रे कहते हैं, रे कह के बुलाते हैं, या मतलब ऐसे कुछ वर्ड कहते हैं, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं, उसको रे का शब्द करते हैं। इसका मतलब हम उसके सोशल स्टेटस को नीचा दिखा देते हैं, तो हमको ये सब नहीं करना है, ठीक है, ओपन ये बातें हैं। तो हमको अगर जी लगाना है तो सबके लगाइए, हर क्लास के लगाइए, ठीक है, रे लगाना सबको लगाइए,
तो अब पंडित जी को कह देंगे रे तो बुरा मान जाएंगे, बाबू साहब कह देंगे रे बुरा मान जाएंगे, और छोटे वाले क्लास के आप बोल रहे हैं रे तो उसको नहीं बुरा लगता है, उसको बुरा लगता है। इसीलिए ये सोशल जस्टिस आपकी सबको समान होनी चाहिए, ये आपके संविधान में है। तो अगर आप अवेयर हैं इन चीज़ों से, अवेयर रहिएगा, क्योंकि शोषण ज़्यादा होता है, इस तरह के शोषण नहीं होने चाहिए। हम अगर अवेयर रहेंगे, हम उस क्लास तक पहुंच रहे हैं, वहाँ तक पहुंच पा रहे हैं एक नए ऑफिसर्स की तरफ, तो हमको भी इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे साथ, या किसी और साथ भी नहीं होने देना चाहिए। ओके, तभी हम कहीं न कहीं सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी क्लास का, चाहे अमीर वर्ग का हो, किसी भी क्लास का व्यक्ति हो, उसको डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं है। ओके, समझ में आ गया। ओके, ये इसलिए किया गया है कि ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें किसका, बैकवर्ड क्लासेस या वुमेन के जो टार्चर होता है या उनका डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, उससे हम उस कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकें, उस चीज़ से उनको हम बचा सकें। इसकी वजह से इसको लिया गया है, सोशल जस्टिस दिया जाएगा पब्लिक को। राइट। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक मदद देना है सरकार को, यानी हमें, यानी सरकार, ये सब क्या कौन कर रहा है, ये सब सरकार के, जस्टिस कौन देगा, जस्टिस सरकार देगी। ठीक है, जस्टिस कराएगी, देगी सरकार, कि सोशल जस्टिस देगी, इकोनॉमिक देगी, यानी आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का मतलब क्या है, देखिए कि अगर एक शब्द मैं आपको बताऊं, एक है इक्वलिटी, ठीक है, एक है इक्वलिटी और एक शब्द है इक्विटी। ठीक है, एक शब्द है इक्विटी, समझिए, इक्वलिटी और इक्विटी दो शब्द हैं आपके। अब आपको देखना है, इक्वलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर इस बंदे को, समझिए, एक बंदा यहाँ है, ठीक है, और एक बंदा यहाँ है, इस बंदे को ज़रूरत है 10 रुपये की, इस बंदे को ज़रूरत है 20 रुपये की, तो अब आप सरकार हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट हैं, तो इसको हेल्प कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हेल्प, इसको 20 रुपये की ज़रूरत है, इसको 10 रुपये की ज़रूरत है। राइट, तो अब आपने क्या किया, बराबरी, अगर इक्वलिटी लाते हैं तो आप 10 रुपये इसको देंगे, इसको 20 रुपये देंगे, इसको भी 20 रुपये देंगे, बराबर देंगे। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इक्वलिटी नहीं आएगी। इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास 20 40 हो गया, और इसके पास 30 रुपये ही हुआ, है ना, समझ में आ गया। तो इसका मतलब इक्वलिटी दोनों की बराबरी नहीं होगी, ये सोशलिज्म भी नहीं है, और ये इक्वलिटी, इसको हम इक्वलिटी कहते हैं, बराबरी करते हैं। लेकिन इंडिया में इक्वलिटी को थोड़ा सा हटाया गया है, हमने इक्विटी को ध्यान दिया है, यानी जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसको पैसे दीजिए। जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन भी उसी बेस पे है कि जिसकी ज़रूरत है, जैसे एक जो बैकवर्ड क्लास है उसको ज़रूरत है रिजर्वेशन को, उसको बराबरी लाने के लिए, ये अगर इतनी बड़ी लाइन है तो इसको इतनी बड़ी लाइन एक है और एक कितनी बड़ी है, इसको इसके बराबर लाने के लिए आप इसको लाइन को बढ़ाइए, ठीक है, इसको मत बढ़ाइए, इसको रोके रखिए, राइट, तब इसके बराबर आएगा। समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है कि स्पेशल क्लास के लिए या किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए अगर उनको इक्वलिटी देना है, सोशल इक्वलिटी देना है, अब ये हो गया इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी में पैसे से हेल्प करना है तो दोनों को बराबर बराबर हेल्प करेंगे, राइट, बराबर का मतलब ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, इक्वलिटी नहीं लाएंगे, इक्विटी उनको देंगे। यही हमारी गवर्नमेंट करती है, राइट, और यही करना भी चाहिए। बराबरी, जब उनके पास रिजर्वेशन का टाइम नहीं रह गया, यानी कि अब उस लेवल के हो गए हैं, तो आप उनसे रिजर्वेशन ले सकते हैं, या उन्हें खुद प्रमोट करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि रिजर्वेशन छोड़ दें, राइट। तो ये समझना आपको। अब इकोनॉमिक नॉन डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द पीपुल बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। एक चीज़ आपको याद रखना है, इसी बात से प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाया गया था फंडामेंटल राइट से, राइट। देखिए, वेल्थ, पैसे, इनकम या प्रॉपर्टी के रूप में इनइक्वलिटी जो है उसको समानता है, असमानता है, उसको ख़त्म करना है, ताकि सब लोग इकोनॉमिक रूप से बराबर हो सकें। अभी हमने देखा यहाँ सोशल रूप से सब लोग बराबर हो सकें, फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक रूप से सब लोग बराबर हो सकें, राइट। समझ में आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब इतना है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, यही कहलाता है पॉलिटिकल जस्टिस। यानी हर किसी को अधिकार है, ये यानी हम जो इसको हम फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ रहे हैं, हर किसी के पास अधिकार है कि वो जाके किसी का, चाहे एमएलए का चुनाव, चाहे एमपी का चुनाव, चाहे पीएम का, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। किसी को बैन या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ऑल द सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हर किसी को पॉलिटिकल राइट इक्वल है। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल
ऑफिसेज हर किसी को, सभी पॉलिटिकल ऑफिसेज के लिए एक्सेस है। इक्वल वाइसेस इन द गवर्नमेंट, यानी वोट करने का जो वाइस है बराबर का हक है गवर्नमेंट में। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको देखना, पॉलिटिकल जस्टिस कहलाता है ये, यानी राजनीतिक न्याय तभी कहलाएगा जब आप, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा है कि 33% रिजर्वेशन है, ठीक है, महिलाओं के लिए। 30% 33% मान चलिए कि लोकसभा में, राज्यसभा में, या कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में या स्टेट के लेजिस्लेचर में 33% के रिजर्वेशन महिलाओं को सीट लाना है, देना है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि महिलाओं के लिए सीट तो रिजर्व है, लेकिन महिलाएं उठ नहीं पाती हैं या चुनाव लड़ नहीं पाती हैं, या अभी तक उनको इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो चुनाव में शामिल नहीं होना चाहती हैं, राइट। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब इनको अधिकार है, प्लस किसी भी क्लास का, चाहे एससी का हो, एसटी का, किसी भी क्लास का हो, उनके लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी के लिए भी, किसी भी क्लास के लिए। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लिबर्टी। लिबर्टी हमने आपको देखा कि लिबर्टी हमने देखा 5 तरह की लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। अब लिबर्टी मतलब आपको याद रखना है कि 5 तरह की स्वतंत्रता कौन सी? थॉट की है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है एंड वर्शिप है। ये 5 तरह की स्वतंत्रताएं हैं हमारे पास। अब आपको याद रखना है कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द हमने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था, जो 1789 में हुआ था, ठीक है, उससे लिया गया है तीनों शब्दों को, ये वहीं से आइडिया लिया गया है। अब आपको याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति की जो लिबर्टी है, आज़ादी है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको संपूर्ण स्वतंत्रता है, आज़ादी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स, जो कोई जो चाहता है वो करने का अधिकार नहीं है। ये लिबर्टी का मतलब ये है कि आपको स्वतंत्रता तो है, इसका एंजॉय करिए, कोई बात नहीं, लेकिन लिमिटेशंस के अंदर रह करके। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा, एक लेसन था कि आपकी स्वतंत्रता वहीं ख़त्म होती है जहाँ से सामने वाले की नाक शुरू होती है। सिंपल सी बात यही है कि लिबर्टी विथ रिस्ट्रिक्शन है ये, ओके, इंडिया के संविधान में। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब ये लिबर्टी इसीलिए दी गई है ना, जैसे आप पढ़ेंगे, जब फंडामेंटल राइट बताऊंगा आपको, तो लिबर्टी इसीलिए दी गई है, स्वतंत्रता इसीलिए दी गई है कि आप अपना डेवलपमेंट कर सकें, अपना विकास कर सकें, इसलिए दिया गया है। एज ए ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट जिसे आप पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट आपका यही है कि आप अपना विकास कर सकें, आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अपना विकास करने के चक्कर में किसी और का विकास रोक रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं, तब वहाँ पे आपके विकास को भी छीना जा सकता है, राइट। समझ में आ गया? तो इसलिए लिबर्टी ऐसी दी गई है, ओके, ठीक है। लिबर्टी इंश्योर, ये इंश्योर करती है प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट दोनों को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है बल्कि क्वालिफाइड लिबर्टी है। 2 शब्द याद रखना है। एब्सोल्यूट लिबर्टी का मतलब जो चाहे मन में करिए, ठीक है, किसी को गाली देना है, मारना है, पीटना है, कुछ भी करना है, एनीवे आप कर सकते हैं, ठीक है। वो लिबर्टी इंडिया में नहीं है। फंडामेंटल राइट, इवन फंडामेंटल राइट भी आपके सब कुछ ख़त्म कर ले जाते हैं अगर ये माना जाता है कि आप किसी और की लिबर्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो, ओके, समझ में आ गया? ठीक है। और दूसरी चीज़, कोई स्पेशल क्लास, किसी भी स्पेशल क्लास के हों, किसी भी सेक्शन से, सोसाइटी किसी भी सेक्शन से स्पेशल क्लास के हैं, तब भी आपको लिबर्टी अलग से नहीं मिलेगी, राइट। इसको आप बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या कह सकते हैं आप इसको रूल ऑफ लॉ। एक समान कानून सब पे ऊपर लगेगा, राइट। एक है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। सेम चीज़ आपको ये देखना है कि लिबर्टी सबको है, सबको बराबर लिबर्टी। हाँ, हालांकि कुछ लोगों को छोड़ करके, जैसे कुछ प्रिविलेजेड क्लासेस हैं, जैसे मान लीजिए पीएम है, ठीक है, तो उनको एसपीजी सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी, राइट, स्पेशल सुरक्षा मिलेगी। जेड+ सुरक्षा मिल जाती है प्रेसिडेंट साहब को, सीजीआई साहब को। तो ये स्पेशल कुछ कैटेगरी हैं, वहाँ पर उनके लिए सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन सबको नहीं है। ये कुछ अपवाद कह सकते हैं, राइट, ओके, समझ में आ गया? यानी किसी डिस्क्रिमिनेशन साथ सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, समझ में आ गया? तो अब आपको याद रखना है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की स्वतंत्रता बिल्कुल आपके पास है। आपको अपने सम्मान के, अपने स्टेटस को बनाए रखने की समानता है, ताकि आप सबके बराबर आ सकें, ठीक है। राज्य भी आपकी हेल्प करेगा, और आपको अवसर पाने की भी स्वतंत्रता है, राइट टू अपॉर्चुनिटी, अवसर पाने की भी स्वतंत्रता आपकी है। ये बातें आपकी कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशन का एक UDHR यानी यूनाइटेड नेशन
आप डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो 1948 में हुआ था, उस टाइम पे भी ये चीज़ें कही गई थी। आपके पास राइट है, अपॉर्चुनिटी यानी नौकरी पाने का अवसर है। आप मतलब नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ये आपके पास राइट होने चाहिए। राइट, समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इक्वलिटी, समता। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी किसी भी अमीर, गरीब या किसी अदर क्लास के, जो स्पेशल क्लास के, उनके लिए इक्वलिटी नहीं है। मैंने आपको बताया इक्वलिटी और इक्विटी में क्या है, यानी सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल क्लास का है तो उसको आप ज़्यादा प्रोटेक्शन दीजिए, कोई लोअर क्लास का है नहीं जा पा रहा है तो उसको आप मत दीजिए। जैसे किसी कोर्ट में, या मान लीजिए किसी के भी साथ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गरीब है, और उसको अमीर लोग या बड़े वर्ग के लोग हैं जो सता रहे हैं, तो उसके पास राइट है कि वो जाके FIR या क्लेम कर, या जाके वहाँ पे थाने में रिपोर्ट कर सकता है। राइट, कोई भी उसको रोकेगा नहीं। ओके, तो ये समझना आपको, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, किसी स्पेशल क्लास के लिए कोई भी स्पेशलिटी नहीं दी जाती है, सबके लिए बराबर का है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। अब आपको याद रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंस के लिए बनाया जा सकता है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। जब हम किसी भी व्यक्ति के, इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसके डिग्निटी का हेल्प करते हैं, यानी उसकी डिग्निटी को बचाए रखते हैं, सिंपल सी चीज़ है। और जब उसके डिग्निटी को बचाए रखें, जैसे मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम है, और हिंदू मुस्लिम को गाली दे दिया, राइट, और गाली दिया, इसका मतलब उसकी डिग्निटी पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। अब उसी गाली के चक्कर में वो उससे झगड़ा कर बैठा, और झगड़ा करते करते वो दो लोगों का झगड़ा क्या बढ़ गया, दो कम्युनिटी के बीच बढ़ गया। अब दो कम्युनिटी के बीच झगड़ा जो हो गया, दो धर्मों के बीच बन गया। अब दो धर्म के बीच झगड़ा जो हो गया, फिर देश में चला गया। इस तरह से देश की इंटीग्रिटी खतरे में पड़ जाती है, यूनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए सबसे पहले रखा गया क्या, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर एक व्यक्ति की डिग्निटी को ख्याल रखना है, इसको बचाना है। ठीक है, तभी जब इसको बचाएंगे तभी आपके देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी, अखंडता बनी रहेगी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे गांव में अक्सर बैट बल्ले बच्चे खेलने जाते हैं, तो दो गुटों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, यानी दो बैट खेलने वाले जो बच्चे हैं उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा करते करते गांव घर में पहुंच गया, घर पे पापा लड़ने लगे, मम्मी लड़ने लगते हैं, और करते करते गांव के बीच झगड़ा हो जाता है। और गांव करते करते ऐसे मुद्दे आते हैं कि वो एक बड़ा आकार ले लेता है। तो इसका मतलब सीधी बात है कि देश अब लड़ने लगता है, राइट, यानी उस टाइम पे क्या होगा, अब इंटीग्रिटी देश की खतरे में हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है चीज़ें, कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को बनाए रखना है। ओके, अब ये हमने देखा अभी पिछला कि इस 76 में इसको ऐड किया गया था, फ्रेटर्निटी वर्ड को, ओके, इंटीग्रिटी वर्ड को। तो इसको आपको याद रखना है, इंटीग्रिटी वर्ड को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं, कुछ कमेंट्स हुए हैं कि प्रियम्बल को पार्ट माना जाए संविधान का या न माना जाए। तो आपको याद रखना है, प्रियम्बल को कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं, कुछ केसेस चले हैं। तो पहला केस जो चला था बेरूबरी केस चला था 1960 में। इसमें क्या कहा, स्पेशल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। ये बात पहला बार कह दिया इन्होंने। फिर एक केस होता है केशवानंद भारती केस, ठीक है, बनाम केरला। तो इसमें होता है केरला स्टेट, इसमें होता है कि 1973 में होता है। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले में नॉट कहा और इसमें कह दिया कि प्रियम्बल पार्ट है संविधान का। ठीक है, एक केस और आता है फिर LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या होता है, LIC ऑफ इंडिया केस होता है। तो इसमें 95 में केस आता है। सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है, वही अपनी बात दोहराता है और कहता है प्रियम्बल इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल एक अभिन्न अंग है संविधान का। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, अब एक चीज़ याद, उसने फिर कहा कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, यानी प्रियम्बल किसी भी पार्ट को हम अमेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। एक बात याद रखना उसमें है दैट कि नो अमेंडमेंट इज डन, कि कोई भी संविधान इसमें संशोधन जो होगा इसके बगैर नहीं होगा, यानी उसकी बेसिक फीचर्स को अमेंड हम नहीं कर सकते, राइट। यानी सिंपल सी बात समझिए, प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं लेकिन इसके बेसिक फीचर्स को अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़, फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड। संविधान का जो फीचर है
वो जिसमें संविधान मतलब प्रेम्बल है, जिसमें कैन नॉट बी अल्टर्ड, बदला नहीं जा सकता, बाई एन अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368, यानी संविधान के आर्टिकल जो 368 है इसके अकॉर्डिंग हम संविधान के प्रेम्बल को हम बदल नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, याद रखना है। सिंपल सी बात, बस ना रखिए कि इस प्रेम्बल के बेसिक फीचर्स को हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन 365 आर्टिकल के अंदर जाकर अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, समझ में आ गया? तो इतनी सारी चीज़ें आपकी प्रेम्बल के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। ओके, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया। एक बार रिकअप करके सब देख लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, जस्टिस हमने, एक बार फिर से आप देख लेंगे प्रेम्बल को, पूरा प्रेम्बल मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रख लेना है, ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जिसको याद आ जाएगा वो आपको कमेंट करेगा। ओके, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, कल हम अगला क्लास पढ़ेंगे।